अस्सलामुअलैकुम। हम एक जायज़ा लेते हैं थोड़ा इस बात का जिसकी वजह से हम इस वीडियो तक पहुँचे हैं। 1865 में मेंडल ने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बयान किए। इन्होंने देखा था कि होते हैं इनहेरिटेबल फैक्टर्स जो कि आगे बढ़ते हैं वालिदैन से बच्चों में कुछ रूल्स के मुताबिक। तो इन्होंने दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉज ऑफ डोमिनेंस। लेकिन इनका ये काम जिस वक्त शाया हुआ था, इसको इतना संजीदगी से उस वक्त नहीं लिया गया था। और ये चीज़ थी 1900s तक, जब इसको दोबारा देखा गया। उस वक्त भी लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि मॉलिक्यूलर सतह पर इसके क्या हकायक हैं इनहेरिटेबल फैक्टर्स के, जिनके बारे में मेंडल ने बात की थी कि इनकी बुनियाद क्या है। इसके बाद 1902 में हमारे सामने आती है ये बहुत ही ठोस थ्योरी कि इन इनहेरिटेबल फैक्टर्स की मॉलिक्यूलर बेसिस क्या हो सकती है। ये काम किया था बोवेरी और सटन ने, और ये भी इसी थ्योरी पर आए थे और इन्होंने दी थी क्रोमोसोम थ्योरी, जिसे कहा था है बोवेरी एंड सटन क्रोमोसोम थ्योरी। इनके काम की बुनियाद थी सेल के डिवीजन को देखना, ख़ास तौर पर मियोसिस, और किस तरह ये क्रोमोसोम्स करते हैं सारे काम और आगे बढ़ते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। और इन्होंने क्रोमोसोम्स में ये चीज़ देखी मॉलिक्यूलर सतह पर जो इन्हें हेरिटेबल फैक्टर्स जैसे लगे, जिसकी बात की थी मेंडल ने। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी। फिर इससे आगे हम बढ़े और हम गए 1911 में थॉमस हंट मॉर्गन। हमने इस पर भी एक वीडियो की है जिसमें हमने देखा था फ्रूट फ्लाइज वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक म्यूटेंट ट्रेट आगे बढ़ती है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। और ख़ास बात जो थी वो ये कि जो भी ट्रेट आगे बढ़ रही थी वो जा रही थी एक्स सेक्स क्रोमोसोम से। और इनके काम ने ये बात स्टैब्लिश की कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये बुनियाद लगते हैं इनहेरिटेबल फैक्टर्स के लिए, जिसकी एक बार फिर बात की थी मेंडल ने ही। लेकिन जब मॉर्गन और इनकी टीम ने क्रोमोसोम्स को देखा, या आज भी हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो हमें यही लगता है कि ये बने हुए होते हैं डीएनए से, और ये बात सही भी है। लेकिन ये और भी चीज़ों से बनते हैं जिनमें आते हैं प्रोटीन्स। और शुरू में जब लोग कहते थे कि ऐसा लगता है कि क्रोमोसोम्स ही हैं बुनियाद जीन्स के हेरिटेबल फैक्टर्स की, और जब देखते थे इन दो मॉलिक्यूल्स को तो यही लगता था इन्हें कि प्रोटीन्स हैं शायद जो कि इंफॉर्मेशन कोड करते हैं इनहेरिटेंस की। और इस वक्त इन्हें लगता था कि डीएनए जो है ये बस ऐसे ही एक मॉलिक्यूल है, और जाहिर है ये कहाँ से कोड करेगा इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन। प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, और यही ये काम करते होंगे कोडिंग का, क्योंकि ये अपने आप में बहुत पेचीदा हैं, तो ये पेचीदा काम भी प्रोटीन्स ही करते होंगे। तो जो पहला ठोस सबूत आया कि डीएनए ही था जहाँ पर मौजूद होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड, ये सबूत बहुत सालों तक ख़ास सीरियस नहीं लिया गया। इसके बाद आया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो किया ग्रिफिथ ने ही 1928 में, जहां इन्होंने बहुत दिलचस्प चीज़ की। इन्होंने तहकीक करना शुरू की, जहां पर इन हजरात ने, ये जो यहाँ मौजूद हैं, 1944 में मोहर लगाई इस बात पर कि डीएनए ही है जहां ये हेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं मौजूद और होते हैं इनकोड। तो अब ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या है, ये पढ़ रहे थे या स्टडी कर रहे हैं इधर बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स को। इन्होंने देखे दो स्ट्रेन्स एक ही बैक्टीरिया के, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। अगर इन्होंने एक चूहे में डाला है रफ स्ट्रेन तो ये चूहा रहा है जिंदा और जीता रहा है अपनी ज़िंदगी। लेकिन अगर इन्होंने एक चूहे में डाला है स्मूथ स्ट्रेन तो चूहा जो है वो मर जाता है। और ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन जो है इस पर मौजूद थी ये हिफाजती लेयर या कोटिंग, जिसको चूहे का इम्यून सिस्टम नहीं मार पाया। तो ये वाला जो है ये है वायरलेंट स्ट्रेन, और ये है जो मार देगा चूहे को। अब इन्होंने ये स्मूथ स्ट्रेन लिया और इसे किया हीट, यानी इसको गर्माइश दी, तो ऐसे में ये बैक्टीरिया मर गया। और फिर ये हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है ये इन्होंने डाले एक चूहे में और देखा कि ये चूहा रहा जिंदा क्योंकि ये बैक्टीरिया मर चुका था। इसके बाद इन्होंने एक और बहुत दिलचस्प चीज़ की। इन्होंने लिए ये हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और साथ में इन्होंने लिया ये जिंदा रफ स्ट्रेन और इन्हें मिला दिया। अब दिमाग यही कहता है कि ये नीला वाला जो है ये नहीं मारेगा चूहे को, और ये जो स्मूथ स्ट्रेन है ये तो है ही मरा हुआ। तो अगर हम इसे मिलाते हैं तो मिलकर भी ये नहीं मारेंगे चूहे को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मिक्स होने के बाद मिलकर मार दिया चूहे को।
तो अब इससे इन्होंने ये थ्योरी निकाली ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की। जबकि इन्होंने यहाँ मार दिया था इस स्मूथ स्ट्रेन को, तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा यहाँ, कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो होगा ऐसा जो हुआ ट्रांसफ़र मरे हुए बैक्टीरिया से जिंदा बैक्टीरिया में, और इसने जिंदा बैक्टीरिया को तब्दील कर दिया स्मूथ स्ट्रेन में, जिसने मार दिया इस चूहे को। यहाँ से इन्होंने ये आइडिया पेश किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का, और इस चीज़ ने लिए तकरीबन 10 से 15 साल। एवरी मकार्टी मगलियार्ड इन्होंने कहा कि क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, हम क्यों ना इस्तेमाल करें ये ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट और इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को करें आइसोलेट। यानी यहाँ बजाय कि हम पूरा हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लें, कोशिश करते हैं कि इसको तोड़ें मुख्तलिफ हिस्सों में और आइसोलेट करें इन कंपोनेंट्स को, और ये एक्सपेरिमेंट करते रहें जब तक हमारे पास एक अकेला वो मॉलिक्यूल सामने ना आ जाए जो ये सब सरंजाम दे रहा है और ये कार्रवाई कर रहा है। और इन्होंने ये किया, इन्होंने लिया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, इन्होंने कोशिश की कि इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करें, और ये होता है बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो इन्होंने लिया ये हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और इन्होंने इसके कंपोनेंट्स अलग अलग करना शुरू किए। तो एक जैसे आया यहाँ पर, दूसरा आया यहाँ, और एक और आया यहाँ। इन्होंने बहुत सी केमिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की इनको अलहदा करने के लिए, जो कि मौजूद थे इस हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में, और इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग उन कंपोनेंट्स के साथ, बार बार अलग अलग, जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे। तो जैसे इस वाले के साथ किया तो चूहा जिंदा रहा, इस वाले के साथ भी किया तो चूहा जिंदा रहा, लेकिन अब इस वाले के साथ करने पर चूहा मर गया। और इस तरह इनके पास ये कंपोनेंट आ गया जिसने रफ स्ट्रेन को किया था ट्रांसफॉर्म स्मूथ स्ट्रेन में, और यहाँ पर चूहा मर गया। अब इन्होंने ये लिया और इस पर हर किस्म के टेस्ट्स करना शुरू कर दिए, और तहकीक के बाद पता चला कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो तादाद है वो बिल्कुल डीएनए जैसी है, और ये डीएनए को जानते थे पहले से, और प्रोटीन से इनकी कोई मुमासिलत नहीं दिखाई दी। तो इन्होंने किए काफ़ी सारे टेस्ट्स और पहुँचे इस नतीजे पर कि डीएनए ही है जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर हम शुरू से देखें इसकी तहकीक जो कि चली आ रही है सदियों से, इनहेरिटेबल फैक्टर्स हैं मौजूद। अच्छा जी, लगता है ये हैं क्रोमोसोम्स पर, लेकिन ये खुद बने हुए हैं प्रोटीन से और डीएनए से, और ये तब तक समझ नहीं आता जब तक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट नहीं होता, और ये 3 हजरात इस पर मज़ीद काम ना करते और इस बात का पता ना लगाते कि आखिर क्या चीज़ है जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और ये था डीएनए। इससे पता चलता है कि डीएनए जो है ये कितना जादुई मॉलिक्यूल है और कितना ताकतवर मॉलिक्यूल है, जो कि काबिलियत रखता है कि अगर आप एक स्ट्रेन के डीएनए को मिक्स करें दूसरे जिंदा स्ट्रेन में, तो ये काबिलियत रखता है उसको ट्रांसफॉर्म करने की। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें नज़र आती है डीएनए में। तो आज के लिए इतना ही।